जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएन टीचिंग के इस यूट्यूब फैमिली में। और मैं हूं आदित्य, एएन टीचिंग यूट्यूब फैमिली की तरफ से। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे संस्थान के तरफ से प्रत्येक दिन आगामी जो सीटेट एग्जाम 2020 को टारगेट करते हुए हमारे चैनल पर प्रत्येक दिन या फेसबुक पेज पर भी प्रत्येक दिन आपके लिए वीडियो लाया जा रहा है। और उम्मीद करते हैं कि आपको जो है इस वीडियो से बहुत अत्यधिक लाभ मिलता होगा। तो इसी सीरीज के साथ आज जो हमारा टॉपिक है वो भाषा शिक्षण के संदर्भ में भाषा शिक्षण का सिद्धांत के बारे में। अर्थात हम आपको पहले भी बताए हुए थे कि जो हिंदी होता है वो पेपर 1 या पेपर 2 में दोनों में 30 नंबर का सवाल उससे पूछा जाता है। और उस 30 नंबर में 15 नंबर आपको तथ्यात्मक प्रश्न होते हैं, कंटेंट बेस्ड सवाल होते हैं, और एक जो आपको 15 नंबर बताए थे वो पेडागोजी बेस्ड रहता है, शिक्षण पर आधारित सवाल रहते हैं। तो शिक्षण पर आधारित सवाल पर हमको जो है ज़्यादा फोकस करना है। उसी के सीरीज के अंतर्गत में हम भाषा शिक्षण के सिद्धांत को आज पढ़ेंगे। हालांकि ये लैंग्वेज टीचिंग का जो थ्योरी है वो लगभग 14 है, पूरा सिद्धांत जो है 14 है भाषा शिक्षण का। लेकिन आज हम लोग 5 सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। और इस सिद्धांत को केवल रटना नहीं है, बल्कि इसके कंसेप्ट को, इसके अवधारणा को समझ लेना है, ताकि आपको आगे चलकर इससे संबंधित कोई अगर प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो आपको कहीं से भी किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं बाल केंद्रिता का व्हाट इज चाइल्ड सेंटर्ड थ्योरी, अर्थात बाल केंद्रिता का सिद्धांत क्या होता है। तो सबसे पहले हमको यह समझना है कि ये चाइल्ड सेंटर्ड होता क्या है। अब देखिए, चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब ये हुआ कि बालक केंद्रित या बाल केंद्रित। देखिए, पहले के जो जमाने में पहले जो शिक्षा व्यवस्था थी, उस समय जो शिक्षा व्यवस्था जो चलाया जा रहा था वह था हमारा टीचर सेंटर्ड, मतलब कि उसको हम लोग बोलते थे शिक्षक केंद्रित। शिक्षक केंद्रित शिक्षा पद्धति में क्या होता था कि शिक्षक जो कह दिए वही बात बच्चों को मानना है। मतलब कि विद्यार्थियों के, अभ्यर्थियों के या बालक के किसी भी रुचि, अरुचि, अनुभव, एक्सपीरियंस या उसके इंटरेस्ट से टीचर को कोई मतलब नहीं रहता था। वो शिक्षण पद्धति हमारा क्या कहलाता था? शिक्षक केंद्रित शिक्षा पद्धति अर्थात टीचर सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम हम उसको कहते थे, जो पहले के जमाने में चलता था। लेकिन आज के आधुनिक या वर्तमान युग में जो शिक्षा व्यवस्था है उसको हम लोग बोलते हैं बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं चाइल्ड सेंटर्ड। इसमें होता क्या है कि बच्चों के रुचि और अरुचि को ध्यान में रखकर जो शिक्षा चलाया जाता है, जो शिक्षा दिया जाता है, दैट इज चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम। अब यहां पर सबसे पहले आपको यह समझना है कि यह बाल केंद्रिता का सिद्धांत होता क्या है। तो देखिए, अभी आधुनिक युग में जो चल रहा है वो बाल केंद्रिता का सिद्धांत ही चल रहा है। इसमें होता क्या है कि बाल केंद्रिता सिद्धांत को हम लोग एक और नाम से जान सकते हैं। या तो आप इसे बाल केंद्रिता का सिद्धांत कह सकते हैं, या आप इसे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन भी कह सकते हैं, या आप इसे दूसरी भाषा में आप प्रजातांत्रिक शिक्षा भी इसे कहते हैं, और इसे हम लोग प्रजातांत्रिक शिक्षा व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। यहां पर होता क्या है कि इसको त्रिध्रुवीय माना गया है। त्रिध्रुवीय का मतलब ये हुआ कि प्रोफेसर जॉन डीवी महोदय ने इसे त्रिध्रुवीय माना और बहुत ज्यादा इस पर जोर दिए थे जॉन डीवी महोदय। उन्हीं का कृपा है कि आज हम लोग जो है बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था को फॉलो करते हैं, या हमारे अभी आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम अभी लागू है। इसमें सबसे पहले होता क्या है कि इसमें आपको हम बता दें कि यहाँ पर शिक्षक होते हैं और यहाँ पर बालक होते हैं, और उसके बाद में यहाँ पर क्या होते हैं तो पाठ्यक्रम होते हैं। पाठ्यक्रम बोले तो करिकुलम। अब यहाँ पर आपको यह समझना है कि पहले जो शिक्षक केंद्रित व्यवस्था था उसमें करिकुलम नहीं हुआ करता था। अब सोचिए, अगर आपके पास टीचर रहे और बालक रहे, लेकिन उस बीच के कड़ी जो पाठ्यक्रम होता है, करिकुलम होता है, वह आपके पास अगर नहीं रहे कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, तो आपको समस्याएं आएंगी जरूर से जरूर। तो वो हमारा शिक्षक केंद्रित जब शिक्षा व्यवस्था चलता था तो उस समय पाठ्यक्रम नहीं हुआ करता था। लेकिन बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था में अब यह पाठ्यक्रम शामिल कर दिया गया, और बीच की कड़ी को, अर्थात एक टीचर और एक बालक के बीच का कड़ी होता है हमारा पाठ्यक्रम, जिसको हम लोग कहते हैं करिकुलम। अब ये करिकुलम भी बीच में आया, अर्थात इस केंद्र में किसको रखा जाता है? इसमें
इस बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था में केंद्र में किसको रखा जाता है? तो बालक को रखा जाता है। सेंटर में किसे रखा जाता है? बालक को रखा जाता है। अर्थात इसके रुचि अरुचि के अनुसार, इसके एक्सपीरियंस अनुभव के अनुसार, यह जो कहेगा उस स्थिति के अनुसार जो हम शिक्षा पद्धति को चलाते हैं वह हमारा बाल केंद्रिता का सिद्धांत कहलाता है। तो 2-3 पॉइंट क्वेश्चन आपको यहां से बनता है। सबसे पहले तो ये बताइए आप कि बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था और टीचर सेंटर्ड अर्थात शिक्षक केंद्रित शिक्षा व्यवस्था में दोनों में बालक को सीखने वाला सबसे अच्छा मेथड कौन है? तो वो है हमारा बाल केंद्रित। और टीचर सेंटर्ड क्या होता था कि उसमें जो टीचर कह दिया सो आपको करना है तो करना है, कोई किंतु परंतु आपको नहीं करना है। वो होता है हमारा शिक्षक केंद्रित। उसको हम एक और नाम से जानते हैं, उसको हम लोग सत्तावादी शिक्षा पद्धति के भी नाम से जानते हैं। जिसको हम लोग शिक्षक केंद्रित कहते हैं उसे हम लोग सत्तावादी शिक्षा व्यवस्था भी कह सकते हैं। जिसे हम लोग बाल केंद्रित कहते हैं इसे हम लोग प्रजातांत्रिक शिक्षा व्यवस्था के भी नाम से जान सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों के लिए सबसे बेस्ट माना गया बाल केंद्रिता का सिद्धांत, जिसमें केंद्र में किसको रखा जाता है? बालक को रखा जाता है। आज सबसे पहले इसमें कैपेसिटी को, क्षमता को, इंटरेस्ट को, इस सब को ध्यान में रख करके जो शिक्षा व्यवस्था हम चलाते हैं वह हमारा बाल केंद्रिता के सिद्धांत के अंतर्गत में आता है। वह हमारा चाइल्ड सेंटर्ड जो है थ्योरी के अंतर्गत में आता है, बाल केंद्रिता सिद्धांत के अंतर्गत में आता है। तो निश्चित रूप से आप इस बात को समझ गए होंगे कि अगर आपसे सीधा कोई सवाल पूछे कि बताइए बाल केंद्रिता का सिद्धांत क्या है, तो निश्चित रूप से आप यह सवाल, उसका जवाब आप ऐसे दे सकते हैं अपने भाषा में। आप सीधा सीधा यह जवाब दीजिएगा कि बाल केंद्रिता का सिद्धांत का मतलब यह हुआ कि यह त्रिध्रुवीय प्रक्रिया के अंतर्गत में आता है। और उस त्रिध्रुवीय में कौन कौन रहता है? तो एक शिक्षक रहता है, एक बालक रहता है, एक पाठ्यक्रम रहता है, बीच की कड़ी को हम लोग पाठ्यक्रम कहते हैं। केंद्र में बालक को रखा जाता है और बालक के क्षमता अर्थात कैपेसिटी, रुचि अरुचि के अनुसार जो शिक्षा व्यवस्था हम चलाते हैं या बच्चों को जो सिखाते हैं वो हमारा बाल केंद्रिता के सिद्धांत के अंतर्गत में आता है निश्चित रूप से। चलिए दूसरा पॉइंट आपके सामने ये है मातृभाषा शिक्षण का सिद्धांत। देखिए अब मातृभाषा शिक्षण का सिद्धांत क्या होता है? मातृभाषा को हम लोग बोलते हैं मदर टंग। अब मदर टंग जो है, मदर टंग का मतलब ये हुआ कि बच्चे जो अपने घर में सामाजिक परिवेश से, अपने घर के द्वारा और अपने माता के द्वारा जिस भाषा को सीखते हैं वो क्या कहलाता है? मातृभाषा शिक्षण का सिद्धांत कहलाता है। अब ये मातृभाषा शिक्षण के सिद्धांत के अंतर्गत में क्या होगा, कैसे होगा, इस पर हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए अगर बच्चों में अगर हम लोग बात करें तो मातृभाषा के बारे में, तो सबसे पहले बच्चों में जिस भाषा का विकास होता है वह मातृभाषा का ही विकास होता है। अगर हम दूसरा पॉइंट की बात करें तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि भाषा के संदर्भ में बच्चों में सबसे पहले क्रियाशीलता किस भाषा का उत्पन्न होता है, तो आप यहां पर सीधा सीधा जवाब दे सकते हैं कि मातृभाषा का ही होता है। तो आप निश्चित रूप से जो घर परिवेश में माता पिता के द्वारा जो बच्चे प्राथमिक भाषा के रूप में जिसको ग्रहण करते हैं वह मातृभाषा ही कहलाता है। और मातृभाषा को हम लोग प्राथमिक भाषा के अंतर्गत में रख सकते हैं। और मातृभाषा सबसे पहले बच्चे ग्रहण करते हैं, सबसे पहले बच्चे मातृभाषा को ही सीखते हैं। मातृभाषा सीखने के बाद में बच्चे जो है मानक भाषा को सीखते हैं। जैसे हम आपको एक सिंपल सा उदाहरण दे रहे हैं कि आपके घर में जो छोटे बच्चे होंगे वो मम को आसानी से सीख लेते होंगे, उनको सिखाने की जरूरत नहीं होती है। जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो पानी को क्या बोलते हैं? मम बोलते हैं। तो मम उसका क्या है? मातृभाषा है। या तो मातृभाषा का मतलब है वह स्वयं भाषा को अर्जित कर लेता है, कोई भी उसको सिखाता नहीं है। लेकिन अगर मम अपने से तो बोल लेता है, लेकिन पानी कहने के लिए या वाटर कहने के लिए उसको क्या करना पड़ता है? सिखाना पड़ता है। मतलब कि आप समझ सकते हैं ये मम क्या है? ये मातृभाषा है। लेकिन पानी क्या है? यह मानक भाषा है। पानी क्या है? यह द्वितीयक भाषा है। वाटर क्या है? यह मानक भाषा है। जो है वाटर क्या है? यह द्वितीयक भाषा है। तो प्राथमिक भाषा के अंतर्गत में हम लोग मातृभाषा को रखते हैं और द्वितीयक भाषा के अंतर्गत में हम निश्चित रूप से उसका जो प्रतिष्ठित शब्द है जो बच्चों को सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है विद्यालयी परिवेश में ऑथेंटिक रूप से, औपचारिक रूप से, उसको हम लोग मातृभाषा शिक्षण के सिद्धांत के अंतर्गत में रख सकते हैं। आप निश्चित रूप से इसका परिभाषा इस तरह से लिख सकते हैं कि विद्यार्थी को शिक्षित करते समय उसकी मातृभाषा का उपयोग करने से वह शीघ्रता पूर्वक अपने ज्ञान में वृद्धि करता है।
ये भी बात बताएं हम आपको कि जब भी आप बच्चों को सिखाने का प्रयास करें या पढ़ाने का प्रयास करें तो बच्चों को सबसे पहले किस भाषा में बच्चों को सिखाना है, तो मातृभाषा में सिखाने का आप प्रयास कीजिए और मातृभाषा का सम्मान दीजिए और तब जो है आगे मानक भाषा की तरफ उसको बढ़ा कर ले चलिए, तो निश्चित रूप से उस भाषा को उस सिद्धांत के अंतर्गत में मातृभाषा शिक्षण सिद्धांत को वह निश्चित रूप से समझ पाएगा। दूसरा पॉइंट इसमें कहता है क्योंकि मातृभाषा में शिक्षण कार्य करने से विद्यार्थी शब्दों के साथ वस्तुओं का संबंध स्थापित कर लेता है। निश्चित रूप से अगर हम मातृभाषा में बच्चों को सिखाएंगे तो धीरे धीरे मातृभाषा से मानक भाषा की तरफ ले जाने में उसको समय नहीं लगेगा। आप सोचिए एक बच्चा को वाटर का मीनिंग याद कराना बहुत टफ काम है। WATER उसको रटाना बहुत टफ काम है। प अकार पा न में दीर्घिनी पानी कहवाना बहुत टफ काम है, लेकिन मम वह बच्चा स्वयं कह लेता है। तो जब भी बच्चा 1 to 5 में हो अर्थात प्राथमिक विद्यालय में हो बच्चे, तो जब उसको तो आदत रहता है मातृभाषा बोलने का, तो जब भी मातृभाषा में वो बोले आपसे, जब कहा कि मैडम मम चाहिए, तो आप समझ जाइए कि वो बच्चा पानी मांग रहा है। लेकिन अब मम जब कह दिया वो बच्चा तो मम लाकर आपको देना है, पानी लाकर आपको देना है और धीरे से उसके कानों के पास यह बात कहनी है कि बेटा इसे हम लोग हिंदी में पानी कहते हैं और इंग्लिश में इसे वाटर भी कहा जाता है। तो यह क्या हुआ, मातृभाषा का हम सम्मान किए। ऐसा नहीं कि तुम मम गलत बोल दिया। अब कोई बच्चा बोल रहा है कि मैडम मम चाहिए, तो उसको ये मत बोले कि नहीं तुम मम कैसे बोला, पानी बोलो। ये नहीं कहना है, मम को स्वीकार कर लेना है कि हाँ बेटा तुम बिल्कुल सही बोले हो, लेकिन बेटा इसे हिंदी में हम लोग पानी कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं, वाटर कहते हैं। तो ये हुआ कि मातृभाषा से मानक भाषा की तरफ जो ले जाने की प्रक्रिया है और उस विधि प्रविधि के द्वारा जो बच्चों को हम शिक्षण देते हैं, जो बच्चों को हम भाषा सिखाते हैं, वही हमारा मातृभाषा का शिक्षण का सिद्धांत कहलाता है। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास पुनर्बलन का सिद्धांत। देखिए रीइंफोर्समेंट थ्योरी। अब यहां पर सबसे पहले समझना है कि पुनर्बलन होता क्या है। पुनर्बलन का सिद्धांत का मतलब, पुनर्बलन को हम लोग कहते हैं रीइंफोर्समेंट थ्योरी। इसमें कहा गया है कि अगर व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को कोई भी अगर वह काम करता है, अगर उसको उस काम में सफलता मिलता है तो वह काम करने में व्यक्ति अत्यधिक मोटिवेट होता है, प्रेरित होता है, अभिप्रेरित होता है। लेकिन अगर उस काम में उस व्यक्ति को सफलता नहीं मिलता है तो वो डिमोटिवेट हो जाता है, मतलब नकारात्मक अभिप्रेरणा की तरफ चला जाता है। तो पुनर्बलन एक ऐसा वर्ड होता है, एक ऐसा शब्द होता है जो आपको काम को करने के लिए मोटिवेट करता है। पुनर्बलन को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट का मतलब ये हुआ जैसे आप बच्चों को स्कूल में, क्लास में, अपने जो है क्लास में, वर्ग में छोटे छोटे बच्चों को छोटा छोटा पुनर्बलन आप दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए पुनर्बलन वर्ड की अगर बात करें तो गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, पीठ को थपथपा देना, ये सब क्या है, रीइंफोर्समेंट है। आप सोचिए आपके घर में जो बच्चे होते हैं, अगर उनको एक दिन टीचर जो है अगर वेरी गुड या एक्सीलेंट अगर उसके जो है कॉपी पर या उसके राइटिंग पर अगर दे देती है या दे देते हैं, तो वह घर में सभी को आकर बताता है, अपने दादाजी को, अपने दादी को, अपने पापा को, अपने मम्मी को कि मम्मी देखो आज हमको एक्सीलेंट मिला है, आज हमको वेरी गुड मिला है। लेकिन जिस दिन उसका जिस दिन उसका जो है आप कह सकते हैं राइटिंग जब कट जाता है, पूरा पूरा सर काट देते हैं, तो क्या उस दिन वह आकर के आपको दिखाता है? नहीं दिखाता है। कारण यह है कि डिमोटिवेट हो जाता है बच्चा, उसको लगता है कि अब हमसे नहीं होने वाला है, हमारा टास्क तो रोज कट रहा है। तो ये क्या है, अर्थात आपको छोटे छोटे बच्चों को, नन्हे मुन्ने बच्चों को छोटा छोटा पुनर्बलन देना चाहिए। पुनर्बलन का मतलब क्या हुआ, गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, बहुत शानदार, पीठ को थपथपा देना, ये सब क्या है, रीइंफोर्समेंट वर्ड है। अर्थात ये सब जब आप बच्चों को देते रहेंगे तो बच्चा को काम करने की उत्तेजना अंदर से जागृत होगा और बच्चे क्या होंगे, मोटिवेट होंगे, अभिप्रेरित होंगे, काम को करने के लिए आगे प्रेरित होंगे, मोटिवेट होंगे, वो कहें कि हमको और अच्छा करना है। इसीलिए पुनर्बलन के सिद्धांत में यह बातें कहा गया है कि जब अधिगमकर्ता, अधिगमकर्ता का मतलब सीखने वाला, जब अधिगमकर्ता कोई काम करता है और उस काम में जब उसको लगातार सफलता मिलते रहता है तो उस काम को और बेहतर तरीके से वह करता है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं रीइंफोर्समेंट मिलता है। और रीइंफोर्समेंट का मतलब हो गया गुड, वेरी गुड। अगर कोई व्यक्ति आपके काम को सराहेगा,
कोई व्यक्ति आपके काम को कहा कि अरे बहुत अच्छा किया आप, तो आपको अंदर से मोटिवेशन मिलता है कि नहीं आप और अच्छा करना है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी काम को आप कर रहे हैं और कोई व्यक्ति आकर कह दिया कि नहीं बेकार है एकदम, तो आप वहां पर क्या हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, मतलब लगता है कि हाँ हम छोड़ ही देते हैं। ठीक है, तो वो होता है हमारा कौन सा, पुनर्बलन के सिद्धांत। तो छोटे छोटे बच्चों में भी आपको रीइंफोर्समेंट थ्योरी को यूज करना है, क्योंकि वो बच्चे क्या होते हैं, उसी से मोटिवेट होते हैं, उसी से पुनर्बलित होते हैं, उसी से उस छोटे छोटे वर्ड से उसको काम करने की प्रेरणा उसमें जागृत होती है। तो आपको पुनर्बलन के सिद्धांत पर निश्चित रूप से ध्यान में रखना है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि कुछ कुछ पुनर्बलन शब्दों का नाम बताओ, तो आप कह दीजिएगा गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, पीठ को थपथपाना, ये सब पुनर्बलित वर्ड है। और कहीं ना कहीं पुनर्बलन का सिद्धांत जो होता है वो काम को करने की जो है प्रेरणा को बढ़ाता है, अभिप्रेरणा को बताता है, और व्यक्ति को काम के लिए हमेशा सकारात्मक जो है पॉजिटिव वे की तरफ लेकर जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पुनर्बलन का सिद्धांत। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब नेक्स्ट है हमारा व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, इंडिविजुअल डिफरेंसेस थ्योरी इसको कहते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत में आप सीधा सीधा यह समझ लीजिए कि दुनिया में प्रत्येक दो व्यक्ति एक जैसा नहीं हो सकता, सब में कुछ न कुछ भिन्नताएं या विभिन्नताएं होती है। जैसे अगर आपका जुड़वा भाई भी है या जुड़वा जो है बहन भी है, वो भी एक जैसा नहीं हो सकता। यहाँ तक कि एक ही माँ बाप के अगर दो संतान एक साथ जन्म ली है, जुड़वा है दोनों या जुड़वा है दोनों, तो वह कभी भी एक जैसा नहीं हो सकता है, उसमें कुछ न कुछ डिफरेंसेस जरूर पाया जाएगा। दुनिया में कोई भी दो व्यक्ति एक जैसा नहीं हो सकता है, उसमें कुछ ना कुछ अंतर जरूर पाया जाएगा। वह किसको जो है इंगित करता है, वो व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत को इंगित करता है। मतलब आपके भी क्लास में हर एक तरह के बच्चे आते हैं। मान लीजिए कोई तेज होता है, कोई प्रभावशाली होता है, कोई जो है आप कह सकते हैं कि पढ़ने में बहुत अच्छा होता है, प्रतिभाशाली होता है, कोई मेंटली रिटार्डेड होता है, कोई पिछड़ा बालक होता है। हर तरह के बच्चे आते हैं। कोई कान से कम सुनता है, कोई कान से अच्छा सुनता है, कोई कान से समान सुनता है, किसी को कम दिखाई पड़ता है, किसी को अच्छा दिखाई पड़ता है। तो ये सब क्या है, ये सब तो होते रहना है, क्योंकि दुनिया ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस का थ्योरी यह कहता है कि दुनिया में कोई दो व्यक्ति एक जैसा नहीं हो सकता। आप ये कहेंगे कि दोनों व्यक्ति एक जैसा हो जाए, जो दिमाग उसमें है वही दिमाग इसमें होना चाहिए, वो कभी नहीं हो सकता। क्योंकि इस सिद्धांत के अंतर्गत में निश्चित रूप से यह बातें कही गई हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, इंडिविजुअल डिफरेंसेस थ्योरी जो होता है, यह यही कहता है कि दुनिया में कोई दो व्यक्ति एक जैसा नहीं हो सकता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस थ्योरी के अंतर्गत में यह बातें कहा गया। अगर आप भाई बहन भी जुड़वा है तो हो सकता है किसी का आंख काला होगा तो किसी का आंख कुइस होगा, किसी का लंबाई ज्यादा होगा तो किसी का लंबाई कम होगा, कोई मोटा होगा तो कोई पतला होगा, ठीक है, कोई गोरा होगा तो कोई काला होगा। ये सब क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस थ्योरी के अंतर्गत में कही गई बातें हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि भाषा के संदर्भ में इंडिविजुअल डिफरेंसेस थ्योरी कैसे काम करता है। तो देखिए, भाषा के संदर्भ में अगर हम लोग इंडिविजुअल डिफरेंसेस थ्योरी की बात करें तो किसी का लेखन शुद्ध होता है तो किसी का लेखन अशुद्ध होता है। कोई बोलकर पढ़ता है तो कोई मन ही मन पढ़ता है। किसी को ऐसा लगता है कि हम बोलकर पढ़ेंगे तब याद होगा, कोई किसी को ऐसा लगता है कि हम मन में पढ़ेंगे तब हमको याद होगा। कोई पठन शुद्ध करता है, मतलब शुद्ध शुद्ध पढ़ता है, तो कोई अशुद्ध अशुद्ध लिखता है या शुद्ध शुद्ध पढ़ता है। तो देखिए, यहाँ पर भाषा के संदर्भ में भी व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं। अब देखिए व्यक्तिगत विभिन्नता कैसे हो गया। कोई व्यक्ति कहता है कि हम बोलकर पढ़ते तभी याद होता है, और कोई व्यक्ति कहता है कि जब हम मन में पढ़ते तभी याद होता है। तो वहां पर क्या हुआ, इंडिविजुअल डिफरेंसेस काम किया कि नहीं किया। कोई व्यक्ति कहता है कि हम शुद्ध शुद्ध लिख तो लेते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं, और कोई व्यक्ति कहता है कि हम शुद्ध शुद्ध लिख नहीं पाते हैं लेकिन बोल लेते हैं। वहां भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपको काम किया। तो भाषा के संदर्भ में इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी आपको दिखाई देने को मिलता है। आपको मौन पाठन हो गया, या कोई बोलकर पढ़ना, कोई शुद्ध लिखना, कोई अशुद्ध लिखना, कोई मौन पढ़ना, कोई बोलकर पढ़ना, ठीक है, ये सब क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस थ्योरी के अंतर्गत में आएंगे। और ये कहीं ना कहीं किसी का लेखन शुद्ध होगा तो किसी का लेखन अशुद्ध होगा, किसी का उच्चारण शुद्ध होगा तो किसी का अशुद्ध उच्चारण होगा। तो ये सब क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस थ्योरी के अंतर्गत में रखा गया। और यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि एक टीचर का, एक शिक्षक का यह नैतिक कर्तव्य बनता है कि व्यक्तिगत विभिन्नता तो सभी में है, तो सबको जो है साथ में लेकर चलना है, सबको एक साथ लेकर चलना है, वह हमारा व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत है। क्योंकि अगर टीचर, इसीलिए कहा गया है मनोविज्ञान में टीचर को बाल मनोविज्ञान की जानकारी होनी चाहिए, एक शिक्षक को बाल मनोविज्ञान की जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि वह टीचर अगर व्यक्तिगत विभिन्नता के थ्योरी को नहीं समझता है, नहीं जानता है,
तो वह क्या समझ पाएगा कि हाँ कोई बच्चा मौन में पढ़ सकता है, कोई बच्चा जो है बोलकर पढ़ेगा, तो वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के थ्योरी को नहीं समझ पाएगा। इसीलिए बाल मनोविज्ञान का जानकारी आपको होना चाहिए। तो आप समझ गए कि व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत एक भाषा शिक्षण में कैसे होता है। कोई मौन पढ़ता है, कोई बोलकर पढ़ता है, किसी का उच्चारण शुद्ध होता है, किसी का उच्चारण अशुद्ध होता है, कोई पढ़ लेता है अच्छा से तो लिख नहीं पाता, कोई लिख लेता है अच्छा से तो कोई पढ़ नहीं पाता। ये सब क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत का उदाहरण है। चलिए अब आगे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, निश्चित उद्देश्य एवं पाठ्य सामग्री का सिद्धांत। अब यहां पर समझिए क्या है कि निश्चित उद्देश्य एवं पाठ्य सामग्री के सिद्धांत में अगर आप किसी भी चीज को क्लास में पढ़ाने जाते हो, चाहे आप किसी भी पाठ्यक्रम को, किसी भी करिकुलम को सामने रख करके बच्चों को पढ़ाना आप चाहते हैं, तो आप निश्चित रूप से आपको ध्यान रखना है कि हाँ इसका उद्देश्य आगे है कि नहीं। मतलब जो चीज हम बच्चों को करा रहे हैं क्या वह निरर्थक है या आगे चलकर वह उसके लिए सार्थक होगा। अगर वह चीजें निरर्थक है तो आपको वह काम करना बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि जो चीज उसको आगे चलकर काम नहीं देने वाला है तो वह चीज हम उसको क्यों पढ़ाएं। जो चीज उसको आगे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सहायक नहीं होगा वह चीज हम उसको क्यों पढ़ाएं। तो यहाँ पर निश्चित उद्देश्य एवं पाठ्य सामग्री के सिद्धांत में यही बात कहता है कि आपको हमेशा उद्देश्य के अनुसार चलना है, कि जो चीजें आप पढ़ा रहे हैं आगे चलकर वह बच्चों के लिए सार्थक है कि नहीं। वह सार्थक अगर नहीं होता है तो वह आपका जो है पढ़ाना निरर्थक है, अर्थात आप बिना उद्देश्य के कोई भी पढ़ाई को नहीं पढ़ा सकते हैं। अब देखिए अभी आप हमारे साथ जो है इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को देखने का उद्देश्य आपका क्या है, सीटेट को पास करना। तो ऐसा ही किसी बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं, अगर 5वीं क्लास में हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए कि हाँ ये सिलेबस में हम रखे हैं तो यह इसके लिए कारगर होगा या नहीं होगा। वही कहता है पाठ्य सामग्री के सिद्धांत में। पाठ्य सामग्री के सिद्धांत का मतलब वही हुआ कि आयु के अनुसार उसका कैरिकुलम होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि 5वीं क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं और 8वीं क्लास का हम सिलेबस उसको पढ़ाने लगे, तो क्या वह पाठ्य सामग्री के सिद्धांत के अंतर्गत में आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वह उद्देश्य की प्राप्ति उसको नहीं करता है, उसको जरूरत ही नहीं है 5वीं में 8वीं पढ़ने का निश्चित रूप से। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि किसी भी पाठ्यक्रम को, किसी भी जब हम भाषा शिक्षण के अंतर्गत में किसी भी चीज को जब पढ़ाने जाते हैं तो ध्यान रखना है कि उसका एक अपना एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। और पाठ्य सामग्री के सिद्धांत के मतलब उसके आयु के अनुसार, उसके स्तर के अनुसार, उसके लेवल के अनुसार पाठ्य सामग्री भी होना चाहिए, ताकि आगे चलकर वह निरर्थक साबित ना हो। उसके लिए वह सार्थकता के साथ में हम उसको पढ़ाते जाए, समझाते जाए और वह कहीं ना कहीं उसके लिए जो है कारगर साबित हो। तो ये होता है हमारा निश्चित उद्देश्य एवं पाठ्य सामग्री का सिद्धांत। कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं निश्चित उद्देश्य के अंतर्गत में कि अगर किसी भी चीज को आप पढ़ा रहे बच्चों को, अगर उसका कोई बेसिक आगे चलकर कोई उद्देश्य नहीं है, कोई पाठ्य सामग्री के सिद्धांत के अंतर्गत में इस चीज को पढ़ा रहे जो आगे चलकर उसका कोई काम नहीं है, तो वह पढ़ाना आपके लिए क्या है, निरर्थक है। ये होता है हमारा निश्चित उद्देश्य एवं पाठ्य सामग्री का सिद्धांत। आई होप कि आपको ये भाषा शिक्षण के सिद्धांत के बारे में चीजें समझ में आया होगा। हमने आपको आज बताया बाल केंद्रिता के सिद्धांत के बारे में, मातृभाषा शिक्षण सिद्धांत के बारे में, पुनर्बलन का सिद्धांत के बारे में, व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत के बारे में और निश्चित उद्देश्य एवं पाठ्य सामग्री के सिद्धांत के बारे में। हमारा ऑनलाइन क्लासेस 12 अक्टूबर से स्टार्ट है, अर्थात आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा ऑफलाइन क्लासेज मोतिहारी चंपारण बिहार में जो है, बिहार के चंपारण में हमारा जो ऑफलाइन क्लासेज स्टार्ट है, जो हमारा 2 ब्रांच है चंपारण में, एक छतौनी में आप ज्वाइन कर सकते हैं ऑफलाइन क्लासेज और एक चंदबाड़ी में भी आप ऑफलाइन क्लासेज को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ।